हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 87 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पे, What scheme is associated with startup finance to provide financial assistance to startup for concept, prototype development, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन? राइट, जैसे हमें पता है स्टार्टअप में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फाइनेंस को लेके भी, कि कब कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। तो आइडिया स्टेज सबसे पहले आती है। तो मोस्टली उसमें क्या है, जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी सेविंग्स, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से फंड रेज करके जो है वो आइडिया डेवलप करता है। राइट, फिर उसको थोड़ा सा और पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें इसमें पता है कि बैंक्स वगैरह तो हमें जल्दी से वो फंड वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने एसेट्स नहीं होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होती है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका ट्रायल अगर हमें करना है, ठीक है, उसमें देखना है कि क्या क्या जो जो प्रोडक्ट में हम फीचर्स डालना चाह रहे हैं वो है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें प्रोडक्ट ट्रायल करना है, मार्केट में एंट्री चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स जो है यहाँ पे चला रखी है, कौन सी स्कीम जो है गवर्नमेंट देती है। तो यस, उसके लिए यहाँ पे स्कीम है स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम, जो कि लॉन्च करी गई थी 2021 में बाय डीपीआईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये यहाँ पे जो फंड चाहिए होता है इनिशियल स्टेज पे, जो फंड चाहिए स्टार्टअप्स को, वो फंड यहाँ पे इस स्कीम द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? तो विच मीन्स ईबीआई टीडीए मल्टीपल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो इसका इसका फॉर्मूला यहाँ पे रहता है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय ईबीआई टीडीए। अब एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है? एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब पूरे एंटरप्राइज की वैल्यू कैसे देखेंगे? तो वो देखा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बेसिकली इक्विटी की क्या वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हम एंटरप्राइज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं ईबीआई टीडीए से। राइट, तो ये ईबीआई टीडीआई मल्टीपल का फॉर्मूला जो है वो बन जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उससे पहले एक बात कर लें कि ईबीआई टीडीआई मल्टीपल जो है वो हेल्प करता है वैल्यूएशन रेशियो यूज टू एक्सेस कंपनीज एंटरप्राइज वैल्यू, कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू क्या है रिलेटेड टू ईबीआई टीडीए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच थ्योरी हैज फॉलोइंग फीचर्स? ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे अप्रोचेस जो हैं मैनेजमेंट को लेके, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है ये कौन सी अप्रोच है जिसके फीचर है, पहला बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, इसमें ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करा जाता है एंड रिकॉग्नाइज दैट वर्कर आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक बीइंग। ये जाना जाता है कि ह्यूमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बीइंग नहीं है जिनको हम प्रोडक्शन के लिए ही सिर्फ यूज करते हैं, वो साइकोलॉजिकल बीइंग और सोशल बीइंग भी हैं, जिनकी एक सोशल लाइफ भी है और जिनका जो बिहेवियर है वो काम को इम्पैक्ट करता है। एंड मोटिवेशन कम नॉट ओनली फ्रॉम मनी एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बट ऑल्सो फ्रॉम सोशल नीड्स। कि इस थ्योरी में ये भी बोला जा रहा है कि जो भी उनको मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उनको ज्यादा सैलरी दे देने से, या फिर ज्यादा मनी मिलने से, या फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव मिलने से नहीं मिलती है। कई बार जो है मोटिवेशन हमें हमारी सोशल नीड फुलफिल होने से, रिकॉग्निशन मिलने से एंड पार्टिसिपेशन से जो है वो मोटिवेशन मिलती है। तो ये कौन सी थ्योरी है? क्योंकि डिफरेंट थ्योरीज हमने बात करी है, क्लासिकल थ्योरी की बात करी है, ठीक है, बट क्लासिकल थ्योरी में तो बोला जाता है कि ह्यूमन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मशीन है, ह्यूमन जो है वो उसका पार्ट है, वो प्रोडक्शन, उसमें प्रोडक्शन पे मेन फोकस करा जाता है, उसमें जो इनफॉर्मल ग्रुप है उस पे फोकस नहीं करा जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझा जाता है। राइट, तो अगर हम बाकी थ्योरीज की बात कर ले, कंटीजेंसी थ्योरी की, तो कंटीजेंसी थ्योरी में बोला गया है कि देर इज नो वन सोल्यूशन, कोई भी बेस्ट वन वे नहीं है हर एक प्रॉब्लम का। ठीक है, हर प्रॉब्लम डिफरेंट है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफरेंट है। ठीक है, फिर आती है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी में भी बोला गया है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो इसको इम्पैक्ट करते हैं। राइट, तो ये कौन सी थ्योरी है? तो यस, ये थ्योरी है यहाँ पे न्यो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन,
जो कि जॉर्ज एल्टन मायो द्वारा यहाँ पे दी गई थी, और इनको ऑफन कॉल द फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, राइट, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया कि ह्यूमन का बिहेवियर इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको न्यू क्लासिकल के साथ साथ बिहेवियरल थ्योरी भी बोला जाता है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। तो कहता है कि कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट है, amazon है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बायर्स एंड सेलर्स विदाउट ओनिंग इन्वेंट्री। अब ये जो कंपनीज हैं ये ओन नहीं करती इन्वेंट्रीज, बट कनेक्ट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स को, राइट। दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, रूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांजेक्शंस, बट डज नॉट डायरेक्टली सेल प्रोडक्ट्स। ये खुद के प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी अमेज़न का कुछ अपना एक आधा अपना ब्रांड भी है, बट लेकिन मोस्टली ये जो लार्ज सेलर्स हैं, लार्ज बायर्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये किस तरह का बिज़नेस मॉडल यूज़ करते हैं? रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द कमीशन। इनको जो रेवेन्यू है कमीशन से मिलती है। लिस्टिंग फीस, जैसे कि कोई भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहा है फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, वहाँ से इनको मिलती है। सब्सक्रिप्शन पे, एडवर्टाइज़िंग पे, राइट? तो ये कौन-सा बिज़नेस मॉडल यहाँ पे रहेगा? देखो यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट एक पार्ट है, क्योंकि हमने एडवर्टाइजिंग मॉडल अलग से भी पढ़ा था, जो कि गूगल एंड यूट्यूब यूज करते हैं, जो जिनकी मेन इनकम ही एडवर्टाइजिंग से होती है, मेन कंटेंट से नहीं, राइट। तो वो डिफरेंट मॉडल है, बट यहाँ पे ये कौन सा मॉडल है? ये है हमारा स्विच बोर्ड मॉडल, जो कि एक इंटरमीडिएट, हम बोल सकते हैं कि इसमें कंपनीज इंटरमीडिएटरी का काम करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करने का, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इनकम है वो जनरेट होती है कमीशन से, फीस से, सब्सक्रिप्शन एंड एडवर्टाइजिंग। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेनिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉइज? ट्रेनिंग इज कॉल्ड where learner are taught in a separate training area that closely simulates the actual workplace। तो देखो ट्रेनिंग दो तरह की होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं ये कौन सी तरह की ट्रेनिंग है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अनदर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक अनदर नाम भी है। तो वो ये किस तरह की ट्रेनिंग है? बट विदाउट द प्रेशर एंड रिस्क ऑफ रियल ऑपरेशन। इसमें हम रियल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें वैसी सिचुएशन क्रिएट करी गई है, सिमुलेट करा गया है, वैसा ही एनवायरनमेंट बनाया गया है, वहां सिखाया जाता है। तो यस, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, इसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी यहाँ पे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो व्हाट आर द रोल ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर? ठीक है, लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स कौन होते हैं? देखो लाइन क्या होती है, अगर हम बात करें जैसे सीईओ है यहाँ पे, ठीक है, उसके नीचे एमडी आ रहा है, राइट। तो ये एक लाइन है, इसके नीचे यहाँ पे मैनेजर्स आ रहे हैं, राइट। तो ये एक लाइन है। स्टाफ क्या होता है यहाँ पे? जो सपोज एमडी को एडवाइजरी चाहिए, यहाँ पे फाइनेंस एडवाइजर हैं, यहाँ पे मार्केट एडवाइजर्स हैं, राइट। तो ये स्टाफ हैं जो उसको एमडी को यहाँ पे एडवाइजेस दे रहे हैं कि क्या काम कैसे करना है। अब इनका रोल क्या है? ये यहाँ पे अथॉरिटी किनके पास है डिसीजन लेने की? लाइन के पास। स्टाफ के पास क्या है? ये इनको एडवाइज करते हैं ओनली, राइट। तो यस, हम बात कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द लाइन मैनेजर्स, वाइल स्टाफ मैनेजर जो है वो प्ले करते हैं सपोर्टिव रोल एंड उनको कंसल्ट करने का, एडवाइस देने का जो है रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच डिफेंस स्ट्रेटेजी इज अ वेल नोन एंटी टेक ओवर मैकेनिज्म used by companies to protect themselves from hostile acquisition। ठीक है, hostile acquisition से बचने के लिए कौन सी यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है ताकि टेक ओवर ना हो? hostile टेक ओवर क्या होता है? जब यहाँ पे बिना मैनेजमेंट की मर्जी से कंपनी को अक्वायर करा जा रहा होता है, राइट, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी से। तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स के शेयर्स डायरेक्ट बाय कर लिए जाते हैं, या फिर धीरे धीरे कंपनी के शेयर्स जो है वो मार्केट से बाय करे जाते हैं ताकि ज्यादा कंट्रोल वो ले सके यहाँ पे, राइट। तो यस, इसके लिए पॉइजन पिल जो है एक स्ट्रेटजी है जिससे हम यहाँ पे टेक ओवर को रोक सकते हैं, क्योंकि पॉइजन पिल स्ट्रेटजी क्या कहती है, इसमें क्या करा जाता है, कंपनी अपने आप को टेक ओवर से बचाने के लिए लेस अट्रैक्टिव शो करती है, अपने आप को मोर कॉस्टली शो करती है। कैसे? कि जो भी उसके शेयर्स हैं वो उनको राइट इशू एंड ऑप्शन इशू दे देती है, इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, ठीक है, जिनसे उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ताकि यहाँ पे जो कंपनी है वो ज्यादा कॉस्टली दिखे।
देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन लॉ कॉल्ड where its ownership or management control lies with फॉरेन एंटिटीज। देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड ओनरशिप फॉरेन एंटिटीज के पास है, बट वो रजिस्टर्ड इंडियन लॉ के अंडर है। ठीक है, तो वो किस तरह की कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज का क्या नाम होता है। ऑल्सो अंडर एफडीआई पॉलिसीज what such companies are treated। तो ये सी कंपनीज होती हैं FOCC, दैट इज फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनीज। क्योंकि यहाँ पे जैसे नाम ही सजेस्ट कर दिया गया था कि जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फॉरेन एंटिटीज हो, तो ये होती हैं फॉरेन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनीज। इनको एज ए इन्वेस्टर ट्रीट करा जाता है। इनमें हम बोल सकते हैं 50% से ज्यादा इक्विटी जो है वो फॉरेनर्स के पास जो है वो इस कंपनी की रहती है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो पूछा जा रहा है, व्हाट डज द ISO 32210 स्टैंडर्ड पिटेन टू। देखो ये ISO स्टैंडर्ड जो है 32210, ये जो स्टैंडर्ड्स है ये हमने ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल फाइनेंस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल फाइनेंस को रेज करने के लिए देखो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, बट अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की, तो ये ISO 3221 का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सस्टेनेबल फाइनेंस के साथ, बट हाँ इनडायरेक्टली रिलेट करता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है वो हेल्प करता है ट्रांजिशन में। जो ट्रांजिशन करी जा रही है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए यहाँ पे बात करी जाती है। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए ही चाहिए, राइट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस सस्टेनेबल फाइनेंस से आएगा, इसलिए इनडायरेक्टली रिलेट करता है सस्टेनेबल फाइनेंस से। तो यस, ISO 32210 is a material engineering standard for testing the quality of sealed anodized aluminum coatings, जो कि डायरेक्टली बिलोंग टू फाइनेंस नहीं होता है, क्योंकि ये हम बात करें ट्रांजिशन की बात हो रही है इसमें। बट हाँ इसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो इनडायरेक्टली ये रिलेट करता है सस्टेनेबल फाइनेंस से। एंड इनबाउंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सच क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियल फ्लो को एंड इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक केस स्टडी है जिसमें हमें रिस्क फ्री रेट जो है वो 5% दे रखा है। एंड फैक्टर 1 जो है इन्फ्लेशन प्रीमियम वो 2% है, फैक्टर 2 जीडीपी ग्रोथ प्रीमियम 3% है, फैक्टर 3 इंटरेस्ट रेट प्रीमियम जो है वो 1% है। एंड सेंसिटिविटीज मींस कि इनके बीटास दे रखे हैं, बीटा 1 है, विच मीन्स इन्फ्लेशन का बीटा जो है यहाँ पे रिस्क की, अगर हम ये जो फैक्टर है इसका क्या रिस्क रहेगा, बीटा मीन्स यहाँ पे रिस्क होता है, राइट। तो 1.2 यहाँ पे रिस्क है, बीटा 2 का रिस्क क्या है 0.8, बीटा 3 यहाँ सॉरी फैक्टर 3 का रिस्क है 0.5। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, क्योंकि एपीटी थ्योरी ही है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को एक साथ लेके काम किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें CAPM मॉडल की, तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की, तो उसमें एक फैक्टर को ही कंसीडर करा जाता है, एक टाइम पे एक ही फैक्टर कंसीडर करते हैं हम जिसको, बट इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे RI कैलकुलेट करने का, ERI कैलकुलेट करने का, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा 1 फैक्टर 1, राइट, प्लस बीटा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर 2 प्लस बीटा 3, जितने भी हमें बीटास दे रखे हैं फैक्टर्स दे रखे हैं उनके साथ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। अब हम इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। रिस्क फ्री रेट क्या है यहाँ पे 5% है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर 1 क्या है 2%, राइट, 2% मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा इसका बीटा क्या है 1.2, राइट। तो इसको आ जाएगा 1.2। ऐसे ही हम दूसरे फैक्टर का भी देख लेते हैं। दूसरे फैक्टर है यहाँ पे हमारे पास 3% एंड इसका बीटा है यहाँ पे हमारे पास 0.8, राइट। एंड थर्ड फैक्टर इज हेयर 1% एंड बीटा इज 0.5, राइट। तो जल्दी से अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इनको यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी
5%, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 2.4%, इनको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 2.4%, एंड इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 0.5%। तो इन सबको जब हम प्लस कर देंगे 10.3% जो है यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आने वाला है, अकॉर्डिंग टू एपीटी थ्योरी, दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इस का बेनिफिट यहाँ पे ले चुके हैं। हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से, एंड लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं हर सब्जेक्ट की यहाँ पे। तो उसकी हेल्प से बहुत सारे कैंडिडेट्स, 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अपना जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन एग्जाम जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो एग्जाम को एनरोल करने के लिए, सॉरी, इसको कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको ns2schoolofbanking.com पे आना पड़ेगा। और अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है वो ट्राई करने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ns2schoolofbanking.com पे, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे सीआईबी एग्जामिनेशन सेक्शन में आके सीआईबी के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मॉक टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस जो है यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैकगैलेंस मोटिवेशन थ्योरी, बाय व्हाट अदर नेम द थ्योरी इज नोन। ठीक है, तो इस थ्योरी में बेसिकली 3 फैक्टर हैं, क्योंकि देखो मैकगैलेंट क्या कहते थे कि मोटिवेशन जो है डिपेंड करती है पर्सन कैसा है, पर्सन को किस तरह की नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे है 3 इनके फैक्टर थे, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। सो बेसिकली कि कुछ लोग पावर के साथ जो है वो मोटिवेट होते हैं, उनको पावर मिलेगी तभी वो मोटिवेट होंगे। कुछ लोग जब उनको अचीवमेंट मिलती है तब वो मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग जब उनका स्टेटस होता है, उनको रिकॉग्निशन मिलती है, एफिलिएशन मिलती है, तब वो मोटिवेट होते हैं, राइट। तो इस थ्योरी का यहाँ पे नीड थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसका सेकंड नेम क्या है यहाँ पे, नीड थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ इज द ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेटेड। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन जो है कैसे कैलकुलेट करा जाता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करके कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हम पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास केस स्टडी, जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है 1,20,000 की। प्रोडक्ट ए जो है उसकी सेलिंग प्राइस है 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 120 एंड कंट्रीब्यूशन जो है वो 80 दे रखा है, राइट। प्रोडक्ट बी है यहाँ पे, उसका सेलिंग प्राइस है 150 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 90 एंड कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 60। अब कहते हैं सेल मिक्स, यहाँ पे ए और बी प्रोडक्ट को हम मिक्स सेल कर रहे हैं, तो ए का प्रोपोर्शन यहाँ पे 2 है एंड बी का यहाँ पे 3 है, विच मीन्स 2:3 के प्रोपोर्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। अब हमें यहाँ पे पता क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। देखो जब भी यहाँ पे सेल मिक्स होता है तब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का हमने पीछे फॉर्मूला क्या करा अभी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो सिंपल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे वेटेड जो है वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो यूज होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, मल्टीपल प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। तो हमें उसके लिए पहले वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय WACM, राइट। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेटेड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, अब देखो जैसे हमने बात करी ना कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो अब यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसका 80 है, इसका कंट्रीब्यूशन इसका 60 है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इनटू सेल मिक्स प्रोपोर्शन। अब सेल मिक्स प्रोपोर्शन पहले निकालना पड़ेगा, ये हम देखते हैं कैसे करना है। पहले हम सेल मिक्स प्रोपोर्शन देख लेते हैं। सेल मिक्स प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या है,
देखो हमारा टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 2+3 मीन्स कि 5 में से 2 प्रोपोर्शन हम ए का यूज कर रहे हैं एंड 3 प्रोपोर्शन जो है वो बी का यूज करा जा रहा है, राइट। तो अब इनका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। ए का क्या हो गया, 2/5 विच मीन्स 0.4 एंड बी का हो गया 3/5 विच मीन्स 0.6, राइट। तो ये हमने सेल मिक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि सेल मिक्स क्या है, ए का प्रोपोर्शन है 0.4 एंड बी का प्रोपोर्शन है 0.6, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फिर से वही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हम दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए अब हमने क्या कर लिया, देखो जैसे हमें पता है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ए का क्या है 80 और ए का हमने यहाँ पे प्रोपोर्शन कितना निकाला 0.4, उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब हमें टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए ना, वेटेड एवरेज चाहिए हमें कंट्रीब्यूशन का। तो इसमें 60 मल्टीप्लाई बाय बी का जो प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 + 36 दैट इज टोटल 68 रुपीज जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला में पुट कर देंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, जो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन हमने निकाला है मार्जिन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी यूनिट्स आ गई, ये आ गई हमारे पास 1765 यूनिट्स जो है यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। ब्रेक इवन यूनिट जो है वो हमने देख लिया, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जो है वो, राइट। अब हमें देखना है कि ईच प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इतनी टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई बाय इसका प्रोपोर्शन क्या है 0.4, इट मींस ए की उसमें से यूनिट सोल्ड हुई है 706 यूनिट्स एंड बी की यूनिट सोल्ड हुई है 1059 यूनिट जो है बी की यहाँ पे सेल करी गई है। तो टोटल ब्रेक इवन पॉइंट जो है यूनिट्स का वो है हमारा 1765, जिस पॉइंट पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ईबीआईटी अपॉन पीबीटी दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम अर्निंग बिफोर टैक्स भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे पी की जगह अगर ई भी लिखा गया है तो सेम चीज है। और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज इन ईबीआईटी, मतलब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको पहले थोड़ी सी। देखो हमें जब भी लेवरेज निकालना होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग लेवरेज है चाहे फाइनेंशियल लेवरेज है, ये चीज आनी चाहिए। सेल्स में हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल इसको माइनस करने पे आता है कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन में से जब हम माइनस करते हैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाता है हमारे पास EBIT, राइट। इसमें से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आ जाता है EBT, जिसको यहाँ पे हम PBT भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो जब भी और ये अगर यहाँ पे हमें टैक्स गिवन नहीं है तो इसी को EPS भी कंसीडर करा जाता है। और जब हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज अगर कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हो जाता है C/EBIT, राइट। और अगर यहाँ पे हमें फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा EBIT/EBT, राइट, दैट इज EBT, राइट। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है EBIT/EBT, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, यस फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो करी जा रही है। और उसका अनदर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जी हैज बीन वर्किंग विद कंपनी ए इन इट्स सेल्स डिपार्टमेंट, कंपनी proposes to phase out publicity activity through outsourcing, these shall now be moved to marketing department in same position, this process is known as what। तो बेसिकली ये हमारी रिवर्स रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो पहले ए के साथ यहाँ पे वर्क कर रहा है एज ए सेल्स डिपार्टमेंट में। अब कंपनी ने प्रपोज करा है फेस आउट पब्लिसिटी एक्टिविटी थ्रू आउटसोर्सिंग, तो जी शैल नाउ बी मूव टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो इन द सेम पोजीशन में आएगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, पहले वो सेल्स डिपार्टमेंट में था, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स रिक्रूटिंग। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है क्योंकि विक्टर्स ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करी जा रही है जहाँ पे, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये जो थ्योरी है इज फोकस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव देयर एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस,
कि वो इस चीज पे बिलीव करते हैं, वो तब मोटिवेट होते हैं कि जो वो एफर्ट डाल रहे हैं वो परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और वो जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो उनको रिवॉर्ड की तरफ लेके जाएगी, अच्छे रिवॉर्ड की तरफ लेके जाएगी। तो ये 3 एलिमेंट्स में इनको बताया गया है। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं इस थ्योरी के? क्योंकि ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? एक्सपेक्टेंसी, व्हिच मीन्स कि एफर्ट हम कितने डाल रहे हैं, जिससे कि इंस्ट्रूमेंटालिटी यहाँ पे कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी। फिर यहाँ पे हम क्या परफॉर्मेंस कितनी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे हमारा रिवॉर्ड जो है वो हमें बेस्ट मिलेगा। तो ये 3 फैक्टर हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी, बैलेंस, जो एफर्ट टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस टू रिवॉर्ड यहाँ पे लेके हमें जाते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इन्वेस्टर्स गोल। इन्वेस्टर जो मिनिमम एक्सपेक्ट करता है, जो भी वो पैसा लगा रहा है उसमें मिनिमम उसे रिसीव होगा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यहाँ पे हर्डल रेट, ठीक है, और इसको यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट भी बोला जाता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी जो है वो बोला जाता है, जो कि एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि मिनिमम उसको इतना मिलना ही चाहिए जो उसने इन्वेस्ट करी है अमाउंट उसके बदले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द assumption इन मॉडिफाइड आईआरआर, व्हिच मींस एमआईआरआर में क्या assumption लेके चला जाता है? तो यस, उसमें assume करके चला जाता है कि री इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करी जाएगी, बल्कि आईआरआर में assume करके चला जाता है कि री इन्वेस्टमेंट आईआरआर इटसेल्फ पे ही करी जाती है, बट इसमें assume करा जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके चला जाता है। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट डज PNCS stands for and normally who issued and for what purpose, ठीक है? तो ये कौन इशू करता है और किस पर्पस के लिए इशू करा जाता है, और ये है क्या? सो बेसिकली ये होते हैं परपेचुअल नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? परपेचुअल है, लॉन्गोइंग है, नॉन कॉमुलेटिव है, मींस कि इनका जो भी डिविडेंड है वो कम्युलेट नहीं होता है, ठीक है? नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये। इसको बेसिकली यहाँ पे इशू करा जाता है बैंक्स द्वारा, जो यहाँ पे एगमेंट टियर 1 कैपिटल जो है वो की जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे वो फुलफिल करते हैं, उन्हीं द्वारा ये यहाँ पे इशू करे जाते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ, और ये जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल करते हैं वही इसको इशू कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बात करी। तो देन हम बात करेंगे व्हाट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल अगर हम कर रहे हैं तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है ऑपरेटिंग कैपिटल से। ऑपरेटिंग कैपिटल क्या है? जो हम इन्वेस्ट करा हमने अपने ऑपरेशनल वर्क से, वर्क में, ऑपरेशनल वर्क में जो हमने पैसा डाला है उससे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कि हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा था अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स डिवाइड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, तो इसमें बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेबीज ICDR रेगुलेशन व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स वारंट इन इंडिया, इंडिया में जब वारंट इशू करे जाते हैं, इन्वेस्टर मस्ट पे व्हाट मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन अपफ्रंट एज एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। देखो जब भी यहाँ पे वारंट इशू करे जाते हैं कुछ अमाउंट यहाँ पे करनी पड़ती है अपफ्रंट, ठीक है? बाद में आप उसको एक्सरसाइज करो ना करो वो आप पे डिपेंड होता है कि वारंट को आपने एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, बट अपफ्रंट आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो वो क्या होती है? दैट इज 25% जो है यहाँ पे अमाउंट आपको अपफ्रंट पे करनी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें बोला जा रहा है द फॉर्मूला ERI RF plus BI means ki beta and RM minus RF is used to calculate what and what is the full form of different components given in the formula. So basically ये formula है इसका CAPM का, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। क्योंकि हम इसमें एक ही बीटा लेके चलते हैं, एक ही रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं कि अगर हमें मार्केट में एंटर होना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या रिस्क जो है वो उठाना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे बीटा लेके चलते हैं कि क्या रिस्क हम यहाँ पे लेके चलेंगे।
RF क्या है? रिस्क फ्री रेट। तो हमें यहाँ पे सपोज एफडी से भी मिल रहा है, अगर हम एफडी में पैसा डाल रहे हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं, वहां से जो हमें रिटर्न आ रहा है वो रिस्क फ्री रेट है, राइट। आरएम क्या है कि मार्केट से रिस्क क्या है, मार्केट में जो हम एंटर करना चाह रहे हैं, मार्केट में रिस्क क्या होगा, ठीक है। और आरएफ जो अभी हमने बात करी रिस्क फ्री रेट, तो आरएम माइनस आरएफ जो है वो आरपी होता है। अगर यहाँ पे आरपी भी लिखा गया है विच मीन रिस्क प्रीमियम, तब भी यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे ये सेम रहेगा, तो आर एम माइनस आर एफ की जगह आरपी भी लिखा जा सकता है। तो यस, ये किसका फॉर्मूला है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का ये फॉर्मूला है। आर एफ क्या है? यहाँ पे रिस्क फ्री रेट है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जैसे एफडी की एग्जांपल हमने ले ली, ठीक है, जिनका रेट जो है फिक्स रहता है, ज्यादा जिसमें चेंजेस नहीं आता है, ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ता है। बीआई क्या है? बीटा ऑफ सिक्योरिटी, सेंसिटिविटी टू द मार्केट मूवमेंट, कि मार्केट में अगर हम एंटर हो रहे हैं, मार्केट में क्या सेंसिटिविटी है, इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, वो बीटा यहाँ पे लिया जाता है। आरएम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न टू द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें क्या रिटर्न आने वाला है। एंड आर एम माइनस आर एफ हमने जैसे बात करी, मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है कि कितना एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है, पे किया जा रहा है, बल्कि अगर हम यहाँ पे रिस्क फ्री को छोड़ के मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे जो है वो मिल रहा है मार्केट में इन्वेस्ट करने पे, राइट। सपोज यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड छोड़ के मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम, कितना एक्स्ट्रा जो है वो परसेंटेज हमें मिलेगा यहाँ पे रिटर्न में, ठीक है, कि गवर्नमेंट बॉन्ड छोड़ के हम मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केस दे रखा है, सेल्स रेवेन्यू है 5 लाख के, वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे 2 लाख की, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, विच मीन्स इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं करी गई है। डेप्रिसिएशन अलग से हमें 50,000 दे रखी है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000 के, और टैक्स रेट दे रखा है 30%। अब हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला रहता है इसका, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का। अब ईबीआईटी हमने कैसे सीखा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स यहाँ है 5 लाख की, राइट, 5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे कितना? 2 लाख का, राइट। तो ये हमारे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना आ गया? 3 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हमने इसमें से माइनस करना था फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमने माइनस कर दी, ये है 1 लाख की, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 2 लाख का, बट हमें चाहिए यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन कितनी है यहाँ पे? 50,000 की, तो ये आ गया 1,50,000। यहाँ पे ईबीआईटी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? 1,50,000, राइट। तो क्या क्या करेंगे, अब हम इसमें फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में जब हम इसको पुट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1,50,000 डिवाइड बाई 60,000, क्या आ जाएगा? 2.5 जो है टाइम्स यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी? यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, राइट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे क्या है कि हम इतना टाइम से जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं फ्रॉम आर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज अ हेजिंग स्ट्रेटेजी कॉल्ड दैट सेट बोथ अ कैप मैक्सिमम एंड फ्लोर मिनिमम on floating interest rate, creating a bounded range for payment to protect borrower from rising rate while limiting the benefit of falling rates। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं। क्या करा जाता है, इस हेजिंग स्ट्रेटेजी का क्या नाम है वो हम हमें यहाँ पे बताना है, बट इस हेजिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या करा जाता है, रेट फिक्स कर दिया जाता है, एक लोअर रेट एंड अपर रेट जो है इसमें फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम यहाँ पे कैप रेट और फ्लोर रेट कहते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लोर रेट हो गया 7% एंड कैप रेट हो गया 11%, राइट। कि अगर यहाँ पे 7% से नीचे वैल्यू चली जाती है, ठीक है, रेट चला जाता है, इंटरेस्ट रेट चला जाता है मार्केट में, बट फिर भी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे 7% मिलेगा ही मिलेगा, राइट।
तो अगर यहाँ पे 11% से ज़्यादा चला जाता है पर फिर भी उनको 11% तक मिलेगा, राइट? तो बेसिकली ये वेरी करेगा कि ये एक कैप फिक्स कर दिया गया है कि अपर मैक्सिमम कितना मिलेगा इन्वेस्टर्स को और लोअर कितना यहाँ पे मिलेगा इन्वेस्टर्स को, राइट? तो ये एक रेंज फिक्स कर दी जाती है, अपर कैप और लोअर कैप यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। तो इस हेजिंग स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बोला जाता है कॉलर्ड फ्लोटिंग रेट मेथड, ठीक है? यूरोपियंस ने इसको यूज करा था पहले, तो इसको बोला जाता है कॉलर्ड फ्लोटिंग रेट मेथड जो है इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, कहता है विद इन हाउ मेनी डेज कैन अ स्टार्टअप बी बाउंड अप अंडर फास्ट ट्रैक रूल्स? क्योंकि अब देखो कोई भी बिजनेस को बाइंड अप करने में टाइम लगता है, ठीक है? बट लेकिन फास्ट ट्रैक रूल जो है इंडिया द्वारा, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है, उसमें क्या है कि आप स्टार्टअप को जल्दी-जल्दी जो है बाइंड अप कर सकते हो। अगर आपका स्टार्टअप नहीं चला है, आपको वाइंड अप करना है, तो उसमें 90 डेज़ के अंदर-अंदर जो है फास्ट ट्रैक रूल के अंडर जो आपका स्टार्टअप है वो वाइंड अप कर दिया जाता है, ठीक है? उसमें जो है वो आपके हेल्प करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट द्वारा जो है वो जो लिक्विडेटर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं इसको लिक्विडेट करने में, राइट? देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है वर्चुअल रियलिटी, augmented reality, Internet of Things, presentation held annually in Düsseldorf, Germany, and recognized as one of the Europe's largest B2B innovation event. इसमें शोकेस करा गया था स्टार्टअप्स को, टेक कंपनीज स्पेशली इनमें क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें ही हो रही हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट्स का शोकेस करा गया था। तो इस टेक्नोलॉजी का जो ये करा गया था यहाँ पे, हम बोल सकते हैं शोकेस करा गया था। इस स्कीम को क्या बोला गया? क्योंकि ये स्टार्टअप स्कीम थी यहाँ पे, तो यस इसको बोला गया था डिजिटल डेमो डे यहाँ पे, ठीक है? इसका क्या नाम था? डिजिटल डेमो डे, जिसमें जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है वो अपनी जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? जिसमें हम रियल वर्ल्ड के साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड दोनों को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है? जैसे पोकेमोन गो करके एक गेम भी आई थी, आप मोबाइल फोन से आप पोकेमोन्स को ढूंढते थे, बट रियल वर्ल्ड भी आप साथ ही साथ देख रहे थे। वर्चुअल रियलिटी में आप सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड को देखते हो, राइट? रियल वर्ल्ड को एक साथ नहीं देख सकते उसके साथ। तो ये इसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है? तो इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका स्टार्टअप था, उसको यहाँ पे आपने शोकेस करना था। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द सीक्वेंस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट? जब कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो टॉप डाउन अप्रोच क्या यूज करी जाती है? तो सबसे पहले कंट्री को देखा जाता है, फिर इकोनॉमी को देखा जाता है, फिर इंडस्ट्री, देन कंपनी, राइट? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इंडियन कंपनी प्लान टू रेज फंड अब्रॉड इन इंडियन रूपी, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इट विल इशू? देखो अब यहाँ पे इंडियन कंपनी ने फंड रेज करना है फ्रॉम द अब्रॉड पर इंडियन रूपी में, ठीक है? तो वो किस तरह के बॉन्ड होते हैं? ये बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, बट ग्रीन मसाला बॉन्ड्स इनको यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि हम इंडियन रूपी फंड रेज कर रहे हैं फ्रॉम द अब्रॉड, तो इनको ग्रीन मसाला बॉन्ड यहाँ पे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सपोज अ मशीन कैन बी यूज्ड इन टू वेज, फर्स्ट इज प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए, जिससे हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला 50,000 का। दूसरा, अगर हम रेंट आउट करते हैं मशीन, इनकम हम अपनी मशीन जो है यहाँ पे उसको रेंट पे दे देते हैं, तो हमें 40,000 की इनकम आ रही है उस मशीन से, ठीक है? तो अगर हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो 50,000 की इनकम हमें आएगी, प्रॉफिट होगा। अगर हम उसको रेंट आउट कर देते हैं और ये हम आउटसोर्स करवा लेते हैं तो इनकम आएगी हमें 40,000 की। तो विच ऑफ दीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एंड नोन बाय व्हाट अदर नेम? ठीक है, तो पहले तो यस 40,000 यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि देखो अगर हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये 50,000 तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी यहाँ पे 40,000, यहाँ पे क्या थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि अगर हम यहाँ पे इसको आउटसोर्स करवाते तो 40,000 हम अर्न कर सकते थे अपनी उस मशीन से भी, राइट? तो ये हमारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको रेलेवेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं इन कॉस्टिंग व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू रेंट और प्रोड्यूस। अगर हम इसमें रेंट आउट कर देते इसको तो ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट भी यहाँ पे हो जाती। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है अ स्पैक इज फॉर्म्ड ओनली टू रेज फंड थ्रू एन आईपीओ एंड देन यूज दोज फंड्स टू एक्वायर और मर्ज विद अनदर कंपनी
what is full form of SPAC and in what other name it is known। ठीक है, तो ये SPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, और इसको ब्लैंक चेक कंपनीज भी बोला जाता है। ब्लैंक चेक कंपनीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे सपोज ए कंपनी है जिसने यहाँ पे स्पैक को क्रिएट करने के लिए बोला है कि स्पैक एक बनेगी जो यहाँ पे एक्वायर करने में हेल्प करेगी, तो ये जो स्पैक है ये आईपीओ के थ्रू यहाँ पे फंड रेज करेगा। बट जो फंड जब रेज करा जाता है, जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, जो इसमें आईपीओ के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं पता होता यहाँ पे टारगेट कंपनी कौन सी है, किस कंपनी को एक्वायर करने के लिए फंड रेज करा जा रहा है। सो दैट्स वाई इसको ब्लैंक चेक कंपनी बोला जाता है, राइट। बाद में इनका अप्रूवल लिया जाता है, जब पैसे इकट्ठा हो जाता है फिर इनका अप्रूवल लिया जाता है कि इस कंपनी को हम एक्वायर करने वाले हैं, क्या आप इससे सहमत हो कि नहीं हो। तो तब अगर ये इन्वेस्टर सहमत नहीं है तो ये अपनी पैसा वापस लेके एग्जिट कर सकते हैं। बट पहले इनको पता नहीं होता है, दैट्स वाई इनको ब्लैंक चेक कंपनी भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश। व्हाट दिस अप्रोच इज नोन एज। जिसमें स्टॉक एंड डेट है, तो इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? तो ये स्टॉक डेट अप्रोच इसे बोला जाएगा, क्योंकि हम इसमें स्टॉक एंड डेट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब भी हम एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसमें हम यहाँ पे इक्विटी में डेट प्लस कर रहे हैं एंड माइनस कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो उसको स्टॉक डेट अप्रोच यहाँ पे बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिवन कैश फ्लो टू टेक प्लेस इन फ्यूचर व्हाट टेक्निक इज यूज्ड। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू गिवन कैश फ्लो टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है उससे हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा मेथड ये रहेगा? यस, ये डीसीएफ मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। कि फ्यूचर में ये हमारा कैश फ्लो आएगा, हम उसको आज की तारीख में डिस्काउंट करेंगे एट डिस्काउंट रेट। जैसे वो 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 12% हो सकता है, वो डिस्काउंट रेट कोई भी हो सकता है। तो इस रेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है फ्यूचर प्रॉफिट को आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू होगी वो उसमें कन्वर्ट करा जाता है उन फ्यूचर कैश फ्लोज को। तो उसको डीसीएफ मेथड यहाँ पे बोला जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर। हडूप जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर, टैब्ल्यू जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो अगर हम बात करें, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिग डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए है। हडूप जो है यहाँ पे क्या है? ओपन सोर्स है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो टैब्ल्यू जो है यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे कहलाता है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, इंडियाज अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी कमिट टू अचीव व्हाट परसेंट of its cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel सोर्स बाय 2030 तक कितनी परसेंटेज जो है कॉमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जो है उन्होंने अचीव करनी है? क्या ये टारगेट बना के चला गया था इंडिया द्वारा? यस, ये 50%। इन एडिशन अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्स द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है वो हमें जनरेट करनी है, ठीक है, बाय 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इफ रिस्क फ्री रेट इज 5%, रिस्क प्रीमियम इज 6%। ठीक है, तो रिस्क एडजस्टेड रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब रिस्क देखो, रिस्क प्रीमियम दे रखा है एंड रिस्क फ्री रेट दे रखा है, तो इनको प्लस कर देंगे। सिंपल है, हमारे पास 11% जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है, व्हाट इज द डिसीजन रूल फॉर अ प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर मेथड इज। ठीक है, कहता है व्हाट इज द डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या है? जब हम आईआरआर मेथड को यूज करते हैं तो किस बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आईआरआर हमारा यहाँ पे ग्रेटर होगा, बड़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर वो ज्यादा है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऑब्वियस सी बात है तभी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख की, अज्यूमिंग सेल्स कितनी यूनिट है यहाँ पे? 1000 यूनिट्स। इफ
सेल्स ड्रॉप, अगर सेल्स ड्रॉप हो जाती है 800 यूनिट्स, ठीक है, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है फॉल कर जाता है 6 लाख पे, 10 लाख से वो 6 लाख हो जाता है। इफ सेल्स राइज, सेल्स अगर 1200 हो जाती है 1000 से, ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 14 लाख हो जाता है 10 लाख से। तो एज पर सेंसिटिविटी एनालिसिस व्हिच इज हाईली सेंसिटिव वेरिएबल फॉर सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा हाईली सेंसिबल जो हमारा वो है फैक्टर है वो कौन सा है? यस, सेल्स है, सेल वॉल्यूम है, क्योंकि यूनिट के सेल वॉल्यूम पे ही तो इम्पैक्ट हो रहा है। सेल के इंक्रीज होने से हमारा एनपीबी इंक्रीज हो जा रहा है, सेल के डिक्रीज होने से एनपीबी डिक्रीज हो जा रहा है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या कहता है यहाँ पे? देखो, सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक टाइम पे एक वेरिएबल को जो है वो कंसीडर करा जाता है कि किस वेरिएबल की वजह से जो है वो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे सेल्स की वजह से यहाँ पे हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में वन वेरिएबल एट ए वन टाइम जो है वो कंसीडर करा जाता है। सिनेरियो एनालिसिस में हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को जो है वो देख के चलते हैं, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, सेल्स है 500, EBITDA है 50 एंड EV है यहाँ पे 390। EV मींस एंटरप्राइज वैल्यू, राइट। डेट है हमें यहाँ पे दे रखा 300 का, कैश है यहाँ पे 100 का, ठीक है। एंड ROE यहाँ पे है 12% की। एंड व्हाट इज पीई मल्टीपल? पीई मल्टीपल क्या? प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या कहता है? ठीक है, प्राइस टू अर्निंग है तो हमें यहाँ पे अर्निंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। प्राइस में हम यहाँ पे इक्विटी वैल्यू देखेंगे, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विटी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विटी वैल्यू नहीं दे रखी है, एंटरप्राइज वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो एंटरप्राइज वैल्यू का हमने फॉर्मूला जस्ट देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या होता है? इक्विटी प्लस, ठीक है, यहाँ पे डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट, यही होता है फॉर्मूला, राइट। बट यहाँ पे हमें इक्विटी कैलकुलेट करनी है, ईवी हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे? इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए ये सारे इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे इक्विटी का फॉर्मूला बन जाएगा ईवी माइनस डेट प्लस कैश, राइट, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हमने यही चीज तो यहाँ पे करी है, ईवी माइनस डेट 300 प्लस यहाँ पे कैश, तो ये आ जाएगी वैल्यू इक्विटी की 100 वैल्यू आ गई, राइट। अब हमने ईवी निकाल लिया, यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू निकाल ली। फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम। अब हमें चाहिए नेट इनकम, क्योंकि हमें पीई निकालना है, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, नेट इनकम निकालनी है। तो अर्निंग की यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आरओई इंटू इक्विटी। आरओई कितना, रिटर्न कितना मिल रहा है हमें इक्विटी पे? 12%, तो ये आ जाएगा 12 यहाँ पे, राइट। अब हमें बात करनी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन विच मींस इक्विटी ही होता है, तो वो सेम ही आएगा 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, मार्केट कैप डिवाइड बाय नेट इनकम, तो 100 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो 8.33 यहाँ पे जो है वो हमारा पीई मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी इसी केस स्टडी के बेसिस पे हमें और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसी केस स्टडी को फिर से देखेंगे। अब हमें पूछा गया व्हाट इज ईवी अपॉन ईबीआईटीडीए, ठीक है। ईवी हमारा क्या है यहाँ पे? 390, ईबीआईटीडीए क्या है? 50। तो सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर लो, 390 डिवाइड बाय 50, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 7.8 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईवी अपॉन बुक वैल्यू। ईवी क्या है? 390, फिर से है ना, 390। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी? बुक वैल्यू 100, दैट इज इक्विटी की वैल्यू, बुक वैल्यू, राइट, यहाँ पे 100, तो ये क्या आ जाएगा? 3.9 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज पीएस रेशियो, दैट इज प्राइस टू सेल्स रेशियो, ठीक है। प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला मार्केट कैप डिवाइड बाय सेल्स हो जाएगा। मार्केट कैप हमने 100 निकाला था, सेल्स हमारा 500 गिवन है यहाँ पे हमें, ठीक है, सेल्स 500 गिवन है, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.2 यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है what rebate entitlement is offered on पेटेंट फी फाइलिंग अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, ठीक है। अगर आपने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंडर पेटेंट फाइल करने हैं, पेटेंट मतलब पेटेंट फाइल करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या फी जो है वो लगने वाली है, उस पे कितना रिबेट जो है आपको मिलेगा, ठीक है।
स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान स्कीम के अंडर अगर आपको पेटेंट करवाना है अपनी कंपनी को, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए जो पेटेंट फाइल के लिए फी लगती है उसमें 80% रिबेट जो है यहाँ पे आपको मिलता है इस स्कीम के अंडर, एंड 75 ट्रेडमार्क पे, ठीक है। ट्रेडमार्क आपको फाइल करवाने हैं तो उसके लिए 75% जो है वो आपको रिबेट यहाँ पे फीस में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड। What are the stages in the three-stage growth model used in valuation DCF analysis? ठीक है, DCF एनालिसिस करते टाइम थ्री स्टेज मॉडल जो है उसमें कौन कौन सी तीन स्टेजेस यूज करी जाती हैं। ठीक है, तीन स्टेजेस यहाँ पे क्या रहेंगी। सपोज ये बिजनेस है, पहले क्या करता है ग्रोथ, ठीक है, पहली स्टेज क्या आती है ग्रोथ की, फिर यहाँ पे एक स्टेज आती है स्टेबिलिटी की। ये दो स्टेजेस हमें पता है, ठीक है, ये ग्रोथ स्टेज है जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, ये स्टेबल स्टेज होती है। जो बीच में स्टेज आती है दैट इज यहाँ पे इसको बोलते हैं जब ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट स्टेज, कि जब वो धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, वो थर्ड स्टेज यहाँ पे कहलाती है। तो तीन स्टेज यहाँ पे कौन सी होती हैं, तो इसमें पहले हाई ग्रोथ स्टेज, दूसरी ट्रांजिशन जिसको डिक्लाइनिंग ग्रोथ स्टेज भी बोलते हैं, थर्ड वन स्टेबल ग्रोथ, जब एक स्टेबल ग्रोथ पे हमारी कंपनी आ जाती है, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पोर्ट रेट ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे स्पोर्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है एसओ, दैट इज करंट जो स्पोर्ट रेट है, मल्टीप्लाई बाय 1 + आरएफ इंडिया का, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं आरएफ यहाँ पे इंडिया का, तो इसको हम होम करेंसी लिख सकते हैं, होम करेंसी लिख लेते हैं, आरएच लिख लेते हैं, तो आपको और इजी हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ होम करेंसी, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टी, टाइम, 1 ईयर 2 ईयर कितने का निकालना है, ठीक है। अगर हमें स्पोर्ट रेट निकालना है 3 ईयर का, तो यहाँ पे टी में 3 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 + R ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, रेट ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक बार इसको रेज कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करंट स्पोर्ट रेट हमें दे रखा है $1 इक्वल टू 75, ठीक है, $1 की कीमत यहाँ पे 75 दे रखी है। रिस्क फ्री रेट जो है वो इंडिया का 6% है, एंड यूएसडी जो है यूके का, सॉरी यूएसए का यहाँ पे जो डॉलर्स में दे रखा है वो 2% है, एंड टाइम होरिजन है यहाँ पे 2 ईयर्स का। तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला अभी हमने देखा, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.6 हो जाएगा इंडिया का, डिवाइड बाय हमने बोला ना फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी है यहाँ पे 2% है, तो 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, टाइम जोन, ये भी 2 है, 2, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 81 रुपीज, विच मीन्स कि 2 साल के बाद हमारा स्पोर्ट रेट क्या आने वाला है, जिस रेट पे हम एक्सचेंज करने वाले हैं, दैट इज 81 रुपीज, जो कि आज 75 है, तो 2 साल के बाद वो 81 हो जाएगा इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।